सुप्रभात बच्चों, आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कितने भेद हैं और सर्वनाम की उपयोगिता क्या है, सर्वनाम की क्या ज़रूरत है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वनाम क्या है। देखिए, मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा है सर्वनाम और यहाँ पर लिखा है सबका नाम, अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। मतलब सबके नाम के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, सबके नाम के बदले में। अब सबके नाम के बदले में जो आते हैं, पिछले वीडियो में जब हम संज्ञा पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो इसका तो मतलब ये हुआ ना कि संज्ञा शब्दों के बदले में, क्योंकि संज्ञा ही नाम है और नाम ही संज्ञा है, तो संज्ञा शब्द के बदले में आने वाले जो शब्द हैं उनको हम सर्वनाम कहेंगे। बात समझ में आ गई आपको? अब हम लोग पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि अगर संज्ञा शब्द व्याकरण में है तो सर्वनाम की आवश्यकता क्यों? क्योंकि इसके बदले में ही आता है, मतलब दोनों का काम एक ही है। तो फिर संज्ञा है तो सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले इसको जानेंगे, लेकिन पहले परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, मैंने बोर्ड पर एक परिभाषा लिखी हुई है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, जो, सो आदि, ऐसे जितने सारे शब्द हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अभी इस परिभाषा में हमने देखा कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, मतलब संज्ञा को हटा के वहाँ पे प्रयुक्त होने वाले। तो अगर संज्ञा शब्द है वहाँ पर तो उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों? फिर संज्ञा तो है ही, उससे तो काम चल जाता, लेकिन सर्वनाम का प्रयोग क्यों करेंगे? तो चलिए देखते हैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से कि अगर संज्ञा है उसके बाद भी सर्वनाम का प्रयोग क्यों होता है हिंदी व्याकरण में। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, मैंने एक यहाँ उदाहरण लिखा हुआ है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। राधा स्कूल गई है, स्कूल से आते ही राधा की सखी के साथ घर जाएगी। फिर राधा का और सखी का काम करेगी। फिर राधा और सखी खेलेंगी, तब राधा घर लौटेंगी। इस उदाहरण में राधा शब्द बार बार आया है, सखी शब्द बार बार आया है। चूँकि राधा भी संज्ञा है, सखी भी संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है, बार बार स्थान पर प्रयोग हुआ है। लेकिन संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग होने से इस उदाहरण में जो सरसता है, सहजता है, सुंदरता है, वो खो गई है। बहुत ही अटपटा, अनगढ़ और असुंदर लग रहा है। अब कहीं कहीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम लोग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके देखेंगे कि ये उदाहरण का स्वरूप कैसा हो जाता है। देखिए, मैंने उसी उदाहरण को सर्वनाम के साथ नीचे लिखा है। मैंने लिखा है कि राधा स्कूल गई है, वहां से आते ही वह, यहाँ राधा की जगह पर वह लिख दिया, सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। वह अपनी सखी के साथ, अपनी, यहाँ अपने भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, अपनी सखी के साथ उसके घर, सखी के घर जो वहां पर था उसके घर जाएगी। फिर दोनों, राधा और सखी के स्थान पर दोनों अपना अपना काम करेंगी। यहाँ पर भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में हुआ है। फिर दोनों खेलेंगी, राधा और सखी की जगह पर यहाँ दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है, खेलेंगी, तब राधा घर लौटेगी। अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ सिर्फ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करके जो भाषा है वो कितनी असहज हो गई थी, कितनी असुंदर हो गई थी। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने आवश्यकता के अनुसार संज्ञा शब्दों के स्थान पर जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया तो भाषा सहज, सुंदर और सुविधाजनक हो गई।
जिससे कि हमें पढ़ने में आनंद आने लगा और सहजता से समझ में आने लगा। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं। क्योंकि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो भाषा को सुंदर बना देती है ना। तो इसीलिए परिभाषा में यहाँ लिखा हुआ है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसके कितने भेद हो। आइए देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। हमारे हिंदी व्याकरण में मुख्यतः सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन कहीं कहीं अंग्रेजी ग्रामर के प्रभाव के कारण इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी हम लोग जो इसके मुख्य भेद हैं उसी को पढ़ेंगे, जो 6 भेद हैं उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि सर्वनाम के ये 6 भेद कौन कौन से हैं। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेदों में पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद हैं बच्चों, इन्हें आप याद कर लेंगे सर्वनाम के ये 6 भेद, और इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे कि पहला सर्वनाम क्या है, इसको किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, और इसके भी अगर भेद हैं तो वो कौन कौन से हैं और कितने भेद हैं, ये हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। आइए देखते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम वक्ता, श्रोता, वक्ता मतलब बोलने वाला या लिखने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाले, और अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, उनका, आप आदि, ऐसे सारे सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। एक बार परिभाषा फिर से देख लेंगे ताकि क्लियर समझ में आए कि वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको आगे हम पढ़ेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब जैसे क्या है, मैं, तुम, आप, वह, वे, ऐसे सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। अब सर्वनाम के भेदों में पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं, ये आपको अच्छे से याद हो गया। अब इसका जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भी 3 भेद होते हैं। तो आइए हम लोग उसको भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो बोलता है, मतलब किसी भी प्रसंग में वक्ता, बोलने वाले या लिखने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मैंने, मुझको, मुझे, हमें, हमने, ये सारे बोलने वाले अपने लिए प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अपने लिए क्या प्रयोग करूँगी, मैं, हम, अगर मेरे साथ और लोग रहें तो हमारा, मेरा, मुझे, हमने, हमें, ये सारे शब्द किसके लिए, जो बोलता है, बोलने वाले के लिए या लिखने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक के लिए होता है। बोलने वाले या लिखने वाले के लिए प्रयोग होने वाले जो सर्वनाम शब्द है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगर कोई बोल रहा है तो सामने जो सुनेगा या पढ़ेगा, है ना, उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए, श्रोता के लिए या पाठक के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया? बोलने वाले के लिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम, सामने वाले के लिए तुम, आप, तुम्हारा, आपका, तुझे, तुम्हें, आपको, ये सारे शब्द जो सामने वाले के लिए प्रयोग होंगे, जो सुन रहा है या जो पढ़ रहा है उसके लिए प्रयोग होंगे, तो इसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। बोलने वाले या लिखने वाले के लिए जो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, और सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है तो उनके बीच में जो तीसरे व्यक्ति की जब बात होगी, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जब बात करेंगे तो उस अन्य व्यक्ति को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। वक्ता और श्रोता के अलावा, वक्ता तो हो गया उत्तम पुरुष, श्रोता हो गया मध्यम पुरुष, अब इन दोनों के अलावा किसी तीसरे अन्य के लिए जब हम बात करेंगे और उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे वह, अगर मान लीजिए बोलते हैं कि वह लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो बोलने वाली मैं हो गई, तो मैं क्या हुई? उत्तम पुरुषवाचक। सुनने वाले आप क्या हुए? मध्यम पुरुषवाचक। और वह, जिस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, वह क्या हो गया? वह यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, है ना। वह, वे, उसे, उन्हें, उनको, उनका, उनकी, ऐसे सारे शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे उनकी भाषा बहुत ही मधुर है, अगर मैं आपसे बोलूं कि उनकी भाषा, किसी व्यक्ति के बारे में बोलूं उनकी भाषा बहुत मधुर है, तो मैं यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गई, आप यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए, और जिनकी भाषा मधुर है उनकी भाषा, उनकी शब्द जिनके लिए प्रयोग किया गया है, जैसे लता जी की आवाज़ बहुत मधुर है और मैं बोलूँ कि उनकी आवाज़ बहुत मधुर है, तो यहाँ उनकी यानी कि लता जी यहाँ पर क्या हो गई? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, आप सबको क्लियर समझ में आया होगा। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और किसी व्यक्ति अन्य के बारे में जब बात करेंगे तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो बच्चों, आपको ये पुरुषवाचक सर्वनाम मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करती हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्तियों के लिए आने वाले सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, और इनमें बोलने वाले के लिए उत्तम पुरुष, सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष और अन्य व्यक्ति के लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग और सर्वनाम के जो 5 भेद हैं उनको हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको याद करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे।